Hello students, today we shall continue the chapter pair of linear equations in two variables of class 10th mathematics. This is part 4. In this video lesson we are going to learn algebraic method to find the behavior of lines representing a pair of linear equations in two variables and the existence of solutions. Pair of linear equations in two variables को जब हम लाइन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें जो लाइन्स मिलती है आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स और दे आर डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइन्स और दे आर आइडेंटिकल लाइन्स, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन्स. तो ये हमें ड्रॉ करके पता लगाना पड़ता है, तो वो थोड़ा लेंथी मेथड है. तो आज हम जो है एल्जेब्रिक मेथड सीखेंगे जो हमें डायरेक्टली बता देगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो लाइंस किस तरह की हम ऑब्टेन करेंगे. साथ ही जब हमें ये भी पता लग जाएगा कि लाइंस किस तरह की आएगी तो हम ये भी बता सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, यानी वो नो सॉल्यूशंस की कंडीशन आएगी या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस या फिर यूनिक सॉल्यूशन यानी वन एंड ओनली वन सॉल्यूशंस की कंडीशन आ रही है. तो ये हमें पता लग पाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. आपने पिछली वीडियो में ये तीन पेयर ऑफ इक्वेशंस थी, इनका जो है इनको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया था. देखिए पहली इक्वेशन थी हमारे पास, पहली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. जब हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था तो हमने पाया था कि लाइंस दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी. और यदि हम 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 यदि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये लाइंस जो है कॉन्साइड कर रही थी. और यदि हम x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जब इन दो लाइंस को हमने इन दो इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइंस है जब इनको हमने ड्रॉ किया ग्राफ पेपर पर तो हमने पाया कि वो दोनों लाइंस जो है डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस थी. अब हम इन तीनों जो तीन पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास और इन तीनों के जो एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स है और जो कांस्टेंट टर्म है इनको हम ऑब्जर्व करेंगे और उनके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे. तो यहाँ देखिए एक टेबल है, आप देख रहे हैं. इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जो है ये पेयर ऑफ लाइन्स है हमारे पास और यहाँ पर ये कोफिशिएंट्स हमने कैलकुलेट किए हैं. ये कोफिशिएंट्स कौन से हैं ये आपको पता है कि अगर मान लीजिए हम कोई भी लाइन की इक्वेशंस हम लिखते हैं जनरल फॉर्मेट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो वो इस तरह की होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी जो लाइन हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये दो लाइंस हमारे पास होती है और इसमें जो x के जो कोफिशिएंट्स है वो तो है a1 a2, y के जो कोफिशिएंट्स है वो है b1 b2 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c1 c2. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो ये तो a1 का काम करेगा और यहाँ पर जो है यहाँ जो है ये तो a1 का काम कर रहा है और ये जो है वो a2 का काम कर रहा है. तो यहाँ जो है a1 अपॉन a2 यहाँ आ गया है, तो ये a1 अपॉन a2 हमने कैलकुलेट किया. इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ देखिए ये c1 और ये b1 क्योंकि y का जो कोफिशिएंट्स है वो b1 है, यहाँ हो गया b2. तो इनका जब रेशियो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ रहा है -2/4. सिमिलरली जब हम जो थर्ड है यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ कुछ है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, तो और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास 20 है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रेशियो जो है वो आ रहा है 0/-20. अब हम यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि a1 अपॉन a2 तो यहाँ 1/3 है और b1 b2 जो है वो नेगेटिव भी है और ये -½ है, सोल्व करने पर पता लगेगा. तो हम ये यहाँ देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो ये जो कंडीशंस आ रही है ये कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था इन दोनों पेयर ऑफ लाइन्स को तब हम पाते थे कि हमने पाया था कि ये जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा क्योंकि जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो ओनली वन पॉइंट विल बी कॉमन टू बोथ द लाइन्स. जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमें एक मिलेगा तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आती थी. तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस हम यहाँ देख रहे हैं कि जब भी आ रही है तो उस समय a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के
इक्वल नहीं मिल रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि जब हमारे पास इक्वेशंस ये थी 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0, और इसमें हम ये कोफिशिएंट्स देखते हैं और इन कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ a1 का कोफिशिएंट और ये x का कोफिशिएंट a1, यहाँ x का कोफिशिएंट a2, तो इनका जब हमने रेशियो निकाला तो हमारे पास ये आ रहा है 2/4। सिमिलरली हमने यहाँ जब इसमें देखते हैं यहाँ जो y के कोफिशिएंट्स है ये b1 हो गया और ये y का कोफिशिएंट b2 हो गया, जब इनका रेशियो निकाला तो ये आ रहा है 3/6 आ रहा है। और हम इसी तरह से जो है ये देख लेते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ c1 -9 है, यहाँ जो c2 है वो -18 है, जब हमने इनका रेशियो निकाला तो ये आया -9/18। जब हम यदि इनको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू हाफ, 2/4 जो हाफ के इक्वल होगा, 3/6 दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ, और ये -9/18 तो माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आ रहा है। तो हम पा रहे हैं कि जो तीनों रेशियो है आइदर a1/a2 कहो, चाहे b1/b2 कहो, चाहे c1/c2 कहो, तीनों के तीनों ही जो है हमें इक्वल मिल रहे हैं। और यदि हमें इक्वल मिलते हैं तो ऐसी कंडीशंस में ये हमने ये भी देखा था कि लाइंस को जब हमने रिप्रेजेंट किया था तो ये कॉन्सिडेंट लाइंस थी। तो कॉन्सिडेंट लाइंस की कंडीशंस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। और जब लाइंस कॉन्साइडिंग लाइंस होती है, कॉन्सिडेंट लाइंस होती है, तो ऐसी स्थिति में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि एवरी पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द लाइंस। तो यहाँ पर जो है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशंस है। और जो तीसरी जो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस थी वो थी x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। और यदि यहाँ भी हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, रेशियो आ गया 1/2। सिमिलरली जो है यहाँ हम लेते हैं y के कोफिशिएंट्स b1 और b2, तो यहाँ रेशियो आ रहा है 2/4। और यदि हम लेते हैं ये जो कांस्टेंट टर्म है -4, यहाँ पर -12 है, तो यहाँ रेशियो आ रहा है -4/12 है। तो अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये तो 1/2 ही है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/2 है। तो ये जो a1/a2 है, दिस a1/a2 और b1/b2 बोथ आर फाउंड टू बी इक्वल, तो ये तो इक्वल हो गई, a1/a2 = b1/b2। लेकिन जो है यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ रहा है 1/3। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो ये आ रहा है 1/3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 4/12 यानी 1/3। तो ये जो रेशियो आ रहा है a1/a2 b1/b2 ये तो आपस में इक्वल है, लेकिन जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो c1/c2 की इक्वल नहीं आ रही है। और ये तब आ रहा है जब ये ऐसी इक्वेशंस है जिनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, तो वो पैरेलल लाइंस आई थी। पैरेलल कह सकते हैं, पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस है ये, पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस। तो पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस की कंडीशंस में ये अलजेब्रिक कंडीशंस हमारे पास आ रही है कि इनके जो कोफिशिएंट्स है उनमें ये रिलेशनशिप है। और ये जो हमने एग्जाम्पल में देखा है, लेकिन ये जो कंडीशंस है ये हमेशा फुलफिल होती है। यदि ये कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे वो कॉन्सिडेंट लाइंस है। और अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे वो पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यहाँ की जो ऑब्जर्वेशंस है वो ये बता रही है कि हम जो भी हमें इक्वेशंस दे रखी होगी उनके जो एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स है और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनकी वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम ये रेशियो फाइंड आउट करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। फिर रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि यदि जो a1/a2 है b1/b2 के इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। वो दो जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर ऐसा है तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशंस होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और यदि मान लीजिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हमने जो रेशियो कैलकुलेट की a1/a2, b1/b2, c1/c2 ऑल आर फाउंड टू बी इक्वल, तो जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है दे विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, और ऐसी स्थिति में इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होगा। और यदि मान लीजिए कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनके जो कोफिशिएंट्स है a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, a1/a2, b1/b2 आपस में तो इक्वल है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो c1/c2 की इक्वल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी और वो नो सॉल्यूशन होगा। यानी हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए केवल इन कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करके और इन रेशियो को फाइंड आउट करके हम पता लगा सकते हैं कि यदि हम उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइंस किस तरह की बनेगी और सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, ये हम पता लगा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जो हमने अभी तक सीखा है उसको थोड़ा लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस है इन जनरल। मान लीजिए
हमारे पास इक्वेशन है, एक तो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है। सबसे पहला काम होगा, हम इसमें जो x के कोफिशिएंट्स है a1 और इधर जो a2 है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कितनी आती है। इसी तरह से जो b1 और b2 है जो y के कोफिशिएंट्स है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितनी है। इसी तरह से c1 और c2 का रेशियो है, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे कितना है। और फिर हमारे पास कंडीशंस आएगी। पहली कंडीशंस पे हम चेक करेंगे कि क्या a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है या अनइक्वल है। अगर मान लीजिए दो कंडीशंस हो सकती है कि a1/a2 जो है वो या तो इक्वल है b1/b2 के या अनइक्वल है। अगर ये कंडीशंस आती है तो ऐसी स्थिति में वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है दिस विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ऐसी स्थिति में यूनिक सॉल्यूशंस होगा, ये कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली जो इक्वेशंस है दे विल बी कंसिस्टेंट ऑल्सो, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट इक्वेशन हो गई। और यदि मान लीजिए कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल आ जाता है तो फिर इसके बाद हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर यहाँ दो कंडीशंस बनेगी, या तो a1/a2 जो है a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है और इनके जो कॉमन वैल्यू है वो c1/c2 के भी इक्वल है। अगर ऐसा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में कोइंसिडेंट लाइंस होगी, ऐसी स्थिति में जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो सॉल्यूशंस होंगे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ऐसी स्थिति में इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और चूंकि सॉल्यूशंस मिल रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो कंसिस्टेंट है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम पता लगा पा रहे हैं कि वो कंसिस्टेंट है। दूसरी बात ये भी जो कॉन्स्टेंट लाइंस आती है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसी स्थिति में वो डिपेंडेंट भी है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कैसी है, डिपेंडेंट भी है। ये भी हमें पता लग पा रहा है, ये डिपेंडेंट भी है, ये भी हम यहाँ से समझ पा रहे हैं। इसके बाद अब देखिए a1/a2 b1/b2 तो आपस में इक्वल है और वो जो वैल्यू आ रही है वो c1/c2 के भी इक्वल है। लेकिन एक कंडीशंस और हो सकती है और वो ये कि इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में तो इक्वल है लेकिन ये जो है वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो है वो पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस होगी, हमें जो मिलेगी वो पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस होगी। और यदि पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस है तो ऐसी स्थिति में नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। दूसरा एक और चीज़ है कि जब सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ऐसी स्थिति में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है इस वाली कंडीशंस में पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो इनकंसिस्टेंट हो गई, यानी इनकंसिस्टेंट हो गई। तो ये जो सारी चीज़ें जो हम पहले ग्राफिकली करते थे वो अब हम जो है इसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें जनरल फॉर्मेट में जो वैल्यू होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दो इक्वेशंस है, तो उनसे यदि हम गिवन इक्वेशंस को कंपेयर करें तो a1a2 b1b2 c1 c2 हम फाइंड आउट करके a1/a2 फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह से b1/b2 फाइंड आउट कर सकते हैं, c1/c2 फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको सही ढंग से सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है तो ऐसी स्थिति में वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, यानी यूनिक सॉल्यूशंस होगा, और जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है दे विल बी कंसिस्टेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन नहीं है, लेकिन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, तो फिर दो संभावनाएं बनती है कि ये जो कॉमन वैल्यू आ रही है
कॉमन वैल्यू ये या तो C1/C2 की इक्वल है या अनइक्वल है। यदि ये C1/C2 की इक्वल है तो ऐसी स्थिति में कोइंसिडेंट लाइंस होगी, यानी इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होगा, इनको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। और ऐसी स्थिति में चूंकि कोइंसिडेंट लाइंस है, आइडेंटिकल लाइंस है, तो ये दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो एक्चुअली दो नहीं है, वो दोनों सेम ही है, इसलिए इनको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और यदि ये जो कॉमन वैल्यू है A1/A2 और B1/B2 की वो C1/C2 की इक्वल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस बनेगी। यदि हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी नो पॉइंट इन कॉमन, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। और ऐसी जो इक्वेशंस होती है जिसमें नो सॉल्यूशन होता है उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। एल्जेब्रिकली हम जो है बिना ग्राफ ड्रॉ किए जो लाइंस की नेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इवन जो सॉल्यूशंस होगा या नहीं होगा या किस तरह का सॉल्यूशन होगा ये भी हम पता लगा सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें जो रेशियो है A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके जो हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये जो रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हम ये पता लगाएं कि ये जो गिवन इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये हम पता लगाते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहली इक्वेशंस हम लेते हैं, इस इक्वेशंस को लेते हैं। ये जो 5x - 4y + 8 = 0, दूसरी है 7x + 6y - 9 = 0। इसकी ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है इसको हम लेते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये इंटरसेक्ट जो है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइंस है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये हम पता लगाते हैं। तो इसके लिए वही है, हमें पहले A1/A2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A1 कितना है। तो A1 तो यहाँ पर हम कंपेयर करके पता लगाते हैं, तो ये 5 है। और इसी तरह से जो A2 है वो है 7। और इसी तरह से जो B1 है, B1 जो है वो है हमारे पास -4। और B2 जो है वो आ रहा है, यहाँ y का कोफिशिएंट 6 है तो +6 हो गया। और इसी तरह से जो C1 है वो हो रहा है +8 और C2 जो है वो है -9। तो हम यहाँ A1/A2 फाइंड आउट करते हैं, A1/A2, तो वो यहाँ आ रहा है 5/7। सिमिलरली B1/B2 यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो ये आ रहा है, B1 तो है -4 और ये है यहाँ पर 6, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है -2/3। इसी तरह से C1/C2 जो है वो आ रहा है 8/-9। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो A1/A2 है और ये B1/B2 है, ये दोनों A1/A2 तो पॉजिटिव आ रहा है, B1/B2 नेगेटिव है, तो वैसे ही अनइक्वल हो गया। तो ये सबसे पहले ही हमें पता लग गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। जैसे ये पता लगा कि ये अनइक्वल है, इम्प्लाइज दैट जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये डेफिनेटली जो लाइंस होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस होगी विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये हमें पता लग रहा है कि ये डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेगी। यदि हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो चूंकि ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो डेफिनेटली वो जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास, इस इक्वेशंस को हम यहाँ ले लेते हैं और इस इक्वेशंस को भी हम चेक करते हैं कि ये इसमें ये किस तरह की कंडीशंस होगी, वेदर दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स लाइंस इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस, हम ये पता लगाएंगे। तो यहाँ भी पहले की भांति हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैं A1/A2 डायरेक्टली फाइंड आउट करता हूँ। तो A1 है, इस x का कोफिशिएंट 9 है, तो यहाँ लिख देता हूँ 9 और यहाँ लिख देता हूँ 18, तो ये आ रहा है 1/2। सिमिलरली हम B1/B2 फाइंड आउट करते हैं। तो B1/B2 यहाँ पर है, इसके जो कोफिशिएंट्स है y के कोफिशिएंट्स यहाँ पर, ये तो 3 है, यहाँ पर 6 है, तो ये लिख देते हैं +3 और यहाँ हो गया +6, तो ये आ रहा है हाफ। तो यहाँ A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हमें C1/C2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और C1/C2 जो है वो यहाँ पर +12 है डिवाइडेड बाई +24, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये भी हाफ ही आ रहा है। तो हम यहाँ पाते हैं कि A1/A2 जो है वो B1/B2
और C1/C2 के इक्वल है। और ये कंडीशन फुलफिल होते ही हमें पता लग गया कि ये जो लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टू इक्वेशंस, लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वेशंस 1 and 2, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइंस होगी वो कैसी होगी? लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस या कॉन्सिडेंट लाइंस आर कॉन्सिडेंट लाइंस डेफिनेटली, क्योंकि दोनों, अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस कैसा होगा? इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, जो यहाँ पूछा नहीं है लेकिन लिख सकते हैं कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस विल बी देयर इन दिस कंडीशन। तो इसका मतलब, इसका यदि हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करेंगे तो एल्जेब्रिक मेथड हमें ये बता रहा है कि यदि हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो दोनों लाइंस जो है वो आइडेंटिकल है और एक के ऊपर एक होगी, और इसके जो सॉल्यूशंस है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ हमें ये पता लग रहा है। इसके अलावा जो तीसरी इक्वेशंस है वो भी हम ले लेते हैं, तीसरी इक्वेशंस ले लेते हैं, और एक ये तीसरी इक्वेशंस हमारे पास, और इसमें भी हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें A1/A2 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 6/2 यानी कि 3 आ रहा है, और B1/B2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ आ रहा है -3/-1, क्योंकि x y के कोफिशिएंट्स है यहाँ पर, तो -3 और यहाँ पर है -1, तो ये -3/-1 यानी कि 3/1 आ गया। सिमिलरली जो C1/C2 हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है C1 कांस्टेंट टर्म 10 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ हो गया 10/9 यानी कि यह 10/9 ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए A1/A2 जो है वो 3 आ रहा है और B1/B2 भी 3 आ रहा है, तो डेफिनेटली A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन ये 10/9 जो है वो 3 की इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइंस है वो कैसी है? ये हो गई लाइंस lines are parallel distinct lines, lines are parallel distinct lines। तो ये कंडीशंस चूँकि A1/A2 जो B1/B2 के इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, सो पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस होगी। और अगर पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस है तो डेफिनेटली ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन का मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये भी हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस क्या कहता है देखिए, ये कह रहा है कि वैसे ही रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद हमें पता लगाना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कंसिस्टेंट का मतलब ये है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट तो तब हुआ जब वो पैरेलल लाइंस हुई, जब वो पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस है। तो एक तरह से जो है पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस, यदि हम पता लगा लेते हैं कि पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइन की कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तब तो हो गया इनकंसिस्टेंट। और यदि पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो या तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। तो इसको भी हम कर सकते हैं। तो चलिए इसमें भी हम इक्वेशंस लेते हैं। सपोज ये पहली इक्वेशंस है और इस इक्वेशंस को हम यहाँ ले लेते हैं, और अब हमें देखना है कि ये दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसमें भी हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे A1/A2। तो यहाँ A1 जो है वो है 3 और यहाँ A2 है यहाँ पर 2, तो 3/2 आ रहा है। इसी तरह से B1/B2 कैलकुलेट करते हैं। तो B1 यहाँ आ रहा है y का कोफिशिएंट्स 2 और यहाँ पर B2 आ रहा है इसका कोफिशिएंट -3। अब देखिए यहाँ सीधे हम पता लग रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जब ऐसी स्थिति है तो डेफिनेटली लाइंस विल बी
लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सॉल्यूशंस विल एग्जिस्ट, और जब सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो गई, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाएगी। इसी तरह से अब हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास थी, ये वाली, इसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं, सेकेंड इक्वेशंस को ले लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास, और इसमें भी जो है हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। जैसे A1 और A2 का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, तो 2/4 यानी 1/2 आ गया। सिमिलरली B1/B2 हम फाइंड आउट करते हैं, तो B1/B2 आ रहा है, यहाँ -3 है, y का कोफिशिएंट -3 और यहाँ y का कोफिशिएंट -6 है। तो यहाँ हम रेशियो देख रहे हैं कि दोनों A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल आ रहा है, और यदि इक्वल आ रहा है तो हमें C1/C2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो C1/C2 जो है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये यहाँ C1/C2, इसके लिए पहले हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो हम नॉर्मली हमारा जो फॉर्मेट होता है उसमें कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में होती है। तो यदि हम इस 8 को लेफ्ट की तरफ लेंगे तो ये -8 = 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी -9 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -8 और यहाँ हो गया -9, तो ये 8/9 आ रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल तो है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि C1/C2 का रेशियो आ रहा है 8/9। तो यहाँ पर ये जब इक्वल नहीं आया तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, और सॉल्यूशन जब नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वो इनकंसिस्टेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, तो वो इनकंसिस्टेंट है, ये हमें यहाँ से पता लग रहा है। चलिए फिर हम चलते हैं और दूसरी इक्वेशंस ले लेते हैं जो हमें मिल सकती है, ये रही, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। और इसमें भी हम रेशियो फाइंड आउट करने के पहले, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस हमारे पास है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, और जो टर्म राइट साइड में उसको लेफ्ट की तरफ भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो ये है A1x + B1y + C1 = 0। इसी तरह से A2x + B2y + C2 = 0। तो सब कुछ जो है वो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जो है 0 है। तो इसका मतलब इसको हमें सिंप्लीफाई भी करना है। जैसे मान लीजिए इस पूरी इक्वेशंस को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। 2 से नहीं 6 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 और 2 का जो LCM है वो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, तो 9x आ जाएगा। और इसी तरह से 5/3 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10y हो गया, और इधर आ जाएगा 42। और फिर हम इसको लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं, तो 9x + 10y - 42 विल बी इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और सेकंड इक्वेशंस को मैं डायरेक्टली देता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन है, ये पहले से ही सही ढंग से सेटल्ड ही है, तो ये हो गई 9x - 10y - 14 = 0। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास है। तो यहाँ यदि हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं A1/A2, तो ये आ रहा है 9/9 यानी कि 1, और यहाँ अगर B1/B2 रेशियो फाइंड आउट करता हूँ तो ये आता है 10/-10 यानी कि -1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल ही नहीं है, तो हमें C1/C2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वाली कंडीशंस में सॉल्यूशंस जो है वो यूनिक सॉल्यूशंस होगा, और जब यूनिक सॉल्यूशंस है और चूंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वेशंस क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। तो ऐसी स्थिति में इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये हमें पता लग रहा है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अब हम चलते हैं कुछ और इक्वेशंस लेते हैं। ये हो गई, थर्ड वन हो चुकी, इसके बाद ये फोर्थ वन ले लेते हैं। ये फोर्थ वन ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ये फोर्थ वन थी, और इस फोर्थ वन में भी हम पहले इसको जो है अपना जनरल फॉर्मेट है उसमें अरेंज करेंगे, जिसमें सब कुछ जो है वो लेफ्ट की तरफ होता है। तो ये पहली इक्वेशंस को मैंने एडजस्ट कर लिया। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी मैं लिख देता हूँ। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, +22 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसमें A1/A2 फाइंड आउट करते हैं, कितना आता है। तो A1/A2 यहाँ 5/-10 यानी कि -½ है, और इसी तरह से B1/B2 यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो B1/B2 आ रहा है -3/6 यानी कि -½ आ रहा है। तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ रहा है, तो हम C1/C2 भी फाइंड आउट करेंगे। तो C1/C2 यहाँ पर -11/22 है,
यानी कि ये भी -½ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो यदि हम इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। सो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। और अगर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है तो चूंकि सॉल्यूशन है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट हो गई और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहेंगे इनको हम। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस और जो लाइंस कोइंसिडेंट और इक्वेशंस जो है वो क्या हो गई, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गई। तो इस तरह से जो है एल्जेब्रिक मेथड की मदद से हम जो पता लगा सकते हैं कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है या यूनिक सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन की कंडीशंस है। और इवन हम ये भी पता लगा सकते हैं एल्जेब्रिकली कि यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी या पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस मिलेगी या कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी। तो इस तरह से जो है ये एल्जेब्रिक मेथड भी एक पावरफुल टेक्निक है टू डील विद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। Thanks for watching this video.